अंडरस्टैंड करा कॉन्सेप्ट को और उसके बाद आपको वहां आंसर लगाना आना चाहिए, यानी आपको वहां पर आंसर कंसेप्ट याद आना चाहिए। यानी या तो एनसीईआरटी या तो नोट्स, दो में से कोई भी एक डिसाइड करना, वो आपका अपना डिसीजन होगा और उसको फॉलो करना, कॉम्बिनेशन करना है, क्योंकि जो आपको इजी लग रहा है वो आपके लिए स्कोरिंग है, आपको मार्क्स फेच कराएगा, और जो हार्ड है उसको एकदम ढीला नहीं छोड़ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आजकल पूछ रहे हैं वो ये है कि मैम रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करने का क्या बेस्ट तरीका है बायोलॉजी के अंदर। आज हम सारी बात करेंगे कि करंट सिलेबस को कैसे रिवाइज करें, जो सिलेबस हो चुका है उसे कैसे रिवाइज करें, एनसीईआरटी से रिवाइज करें, नोट से रिवाइज करें, क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करें, कैसे रिवाइज करें। और मैं आपको यह भी बताऊंगी कि किस चैप्टर को कितने डेज में हमें रिवाइज करना है। हम पूरी साइंटिफिक बात करेंगे और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी श्योर आपको रिविजन करने में बहुत हेल्प होगी। तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि क्या वाकई में रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है? अभी तो हमारा सिलेबस चल रहा है, क्या अभी हम कुछ समय पोस्टपोन नहीं कर सकते? हमारा फरवरी एंड में खत्म होगा, कहीं पर 15-20 फरवरी के करीब सिलेबस खत्म होगा, तो क्या हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते? इज रिवीजन इंपॉर्टेंट? यस, बिग यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि 70 to 80% सिलेक्शन रिवीजन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट बेसिकली क्या है, नीट में आपने अंडरस्टैंड करा कॉन्सेप्ट को और उसके बाद आपको वहां आंसर लगाना आना चाहिए, यानी आपको वहां पर आंसर कंसेप्ट याद आना चाहिए। बायो की बात करें तो एग्जैक्ट एग्जाम्पल याद आना चाहिए, एग्जैक्ट लाइन आपको याद आनी चाहिए, और याद आने के लिए हमें उसे कई बार पढ़ना पड़ेगा, यानी हमें मिनिमम 2 रिविजन्स तो चाहिए ही चाहिए, एक जो हम अब करेंगे और एक जो हम लास्ट के 20-25 डेज के लिए करेंगे। तो एक बात तो तय है, मुझे पता है कि रिवीजन के लिए समय निकालना मुश्किल है, पर करना पड़ेगा। अगले 2 से 2.5 महीने डिसाइडिंग टाइम है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये 2-2.5 महीने की मेहनत और पूरी जिंदगी का आराम। तो जितनी ज्यादा वॉर पे जाने के पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को ब्लीड करेंगे, स्वेट करेंगे, उतनी ज्यादा आप युद्ध में जीतेंगे। तो इस युद्ध में जीतने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार रहना, शॉर्टकट्स कहीं नहीं होते हैं। तो हमें 2 चीजों को ध्यान रखना है। एक, जो अभी आपका करंट सिलेबस चल रहा है, भाई अभी भी तो सिलेबस बचा है ना, जितना भी बचा हो, कुछ तो सिलेबस बचा ही होगा सब जगह, 15%, 20%, 10% कुछ तो बचा है। इस करंट सिलेबस को हमें कैसे रिवाइज करना है, इसके लिए 1-4 रूल कुछ स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी 1-4-7 रूल, और कुछ स्टूडेंट्स 1-7 रूल अप्लाई कर सकते हैं। इस रूल के बारे में आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, कोई बड़ी बहुत गहरी बात नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आज मेरी क्लास है, वेडनेसडे है, आज मैंने जो भी क्लास पढ़ी वो तो मैं पढ़ूंगा ही, मैं कल थर्सडे को जब नेक्स्ट क्लास पढ़ूंगी तो मैं वेडनेसडे वाली रिवाइज कर लूंगी, फिर मैं 4th डे पे उसका रिवीजन कर लूंगी और फिर मैं 7th डे पे रिवाइज कर लूंगी। इसे बोलते हैं 1-4-7 रूल। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आज जो क्लास पढ़ी है उसे कल तो रिवाइज करना ही है, यानी डे 1 पे, और 7 डेज के बाद में रिवाइज कर लेना। यहां पर एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि संडे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। संडे या अगर किसी दिन हॉलीडे है, जैसे 26 जनवरी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की क्लासेस ऑफ होंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत डिसाइडिंग है, इसे बर्बाद मत करना। भले ही संडे को टेस्ट है, भाई टेस्ट तो जो 15-20 दिन में पढ़ा है ना उसी से ही बनेगा आपका, तो ऐसा नहीं संडे सुबह से लेके 2 बजे तक टेस्ट ही टेस्ट का पढ़ रहे हो, नहीं, अपना शेड्यूल बनाना, उसके अकॉर्डिंग जो रिवाइज करना है, अगर किसी का बैकलॉग है, जो भी करना है, संडे बर्बाद नहीं होना चाहिए। संडे को रिविजन करना जरूरी है। संडे को यानी 7th डे पर हम वीकली रिविजन करेंगे, वीकली रिविजन उस हफ्ते में जो पढ़ाया है, ताकि अब से जितना सिलेबस होगा कम से कम वो हमारा साथ के साथ रिवाइज होता जाए। अब इसका क्या करें जो पुराना सिलेबस 80-90% कंप्लीट हो चुका है, ऐसा लगता है कि ये तो हम भूल ही गए हैं, इसको हम क्या करें और कैसे रिवाइज करें? देखो, कैसे के 3 तरीके हैं। एक आप एनसीईआरटी से रिवाइज कर सकते हो, एक आपके नोट से रिवाइज कर सकते हो, और एक आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। मैं क्या प्रेफर करती हूं मैं आपको बताती हूं। अगर आपने एनसीईआरटी से ही पढ़ा है तो एनसीईआरटी से करो या नोट्स के थ्रू करो। अब आप एनसीईआरटी से भी रिवाइज कर सकते हो,
पर अगर आपने कभी एनसीईआरटी खोली ही नहीं थी, आप सिर्फ नोट से पढ़ रहे थे, तो नोट से ही रिवाइज कर लो। यानी या तो एनसीईआरटी या तो नोट्स, दो में से कोई भी एक डिसाइड करना, वो आपका अपना डिसीजन होगा और उसको फॉलो करना। जैसे मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो टोटल 540 पेजेस हैं। मैं भी आपको बताऊंगी किस चैप्टर में कितने दिन लगने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप पेजेस को डिवाइड कर लेना, या आप नोट से भी रिवाइज कर सकते। ठीक है, तो या तो एनसीईआरटी या तो नोट से ओल्डर सिलेबस रिवाइज करना है, और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, यानी इसके लिए आपको अपना टाइम जहां पर वेस्ट करते हो वो ढूंढ के कम करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के पास 24 घंटे हैं, और इस 24 घंटे में जो बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं वो रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि वो समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन में आधा घंटा वेस्ट कर रहा हूं, तो वो आधा घंटा मुझे चुराकर इसका रिविजन करना है तो करना ही है। अगर मैं 6 घंटे सोता था, मैं 5.25 घंटे 5.5 घंटे सो जाऊंगा। एक स्टूडेंट के लिए 4.5 से 5 घंटे की नींद प्लस आधे घंटे का मेडिटेशन मोर देन इनफ होता है। इससे ज्यादा आपको नींद की जरूरत ही नहीं है। अगर आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से ये कर सकते हैं, और करना तो पड़ेगा। एक बात ध्यान रखो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई जादू की झप्पी नहीं होती कि बस दे दी और सफलता मिल गई, सिलेक्शन मिल गया। एक ही तरीका होता है, कड़ी मेहनत करना। आपको समय देना पड़ेगा, आपको नींद में कटौती करनी पड़ेगी, आपको समय बर्बाद करने को छोड़ना पड़ेगा। ये करोगे तभी वो स्टेथोस्कोप, व्हाइट एप्रन, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर, वो लोगों के चेहरे पे चमक, जैसे ही डॉक्टर बोलते हो, इज्जत सम्मान मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, वर्ल्ड वाइड घूमना भी मिलेगा। चलिए, अब जब भी आप अपना रिवीजन प्लान करेंगे, जो मैं बताऊंगी, आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। दो तरह से कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। या तो आप चैप्टर्स को आपके हिसाब से, जो आपको सबसे टफ लगते हैं, जो मीडियम लगते हैं और इजी लगते हैं, उसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। ऐसा नहीं हम सारे हार्ड 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 एक साथ लेंगे, नहीं। मैंने एक हार्ड लिया, फिर कोई 2 इजी ले लिए, फिर एक हार्ड ले लिया, फिर एक इजी ले लिया, फिर एक मीडियम ले लिया। कॉम्बिनेशन करो, इजी फटाफट फटाफट होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, खुशी होगी, मजे आएंगे। फिर हार्ड में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही हार्ड खत्म हुआ फिर इजी आ गया, तो ब्रेन अपना एग्जॉस्ट नहीं होगा। और ऐसा भी मत करना कि सिर्फ इजी इजी करते जाओ, क्योंकि अगर इजी इजी करते जाओगे तो दिमाग में टेंशन बना रहेगा, और यार वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अभी करना है, फिर वो एंड के टाइम पर करोगे तो घास काटने जैसा हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस में करोगे, टेंशन में करोगे। तो कॉम्बिनेशन में चैप्टर्स को करना, क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या इजी इजी करते जाते हैं या हार्ड करते जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना, कॉम्बिनेशन करना है, क्योंकि जो आपको इजी लग रहा है वो आपके लिए स्कोरिंग है, आपको मार्क्स फेच कराएगा, और जो हार्ड है उसको एकदम ढीला नहीं छोड़ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसे एवरेज पे लाना है। तो हमेशा कॉम्बिनेशन में प्लानर बनाइए। दूसरा तरीका ये कि आप लंबे और छोटे चैप्टर ऐसे डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस उठाया, उसके पहले मैंने सेल डिविजन कर लिया। फिर सपोज करो मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बाद में प्लांट ग्रोथ कर लिया। फिर मैंने एक बड़ा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उठा लिया। फिर मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर लिया। फिर मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लिया। एक लंबा और एक छोटा, ऐसा कॉम्बो भी आप बना सकते हो। केवल लंबे लंबे करोगे तो बोरिंग हो जाएगा रिवीजन, और केवल छोटे छोटे करोगे तो लंबे वालों की टेंशन रहेगी। तो आपको चूज करना है। देखो, किसी भी सफलता का फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सिलेक्शन होगा और इसके अलावा किसी तरह से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको डिसाइड करना है आपको क्या सूट करता है। मैं आपको मेरे पर्सनल अनुभव, जो मैंने एग्जाम्स क्लियर किए हैं और जो मेरी टीचिंग का अनुभव है, उसके आधार पे आपको हेल्प कर सकती हूँ, आपको गाइडलाइंस दे सकती हूँ। तो ये डिसाइड कर लेना कि आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, मैं जैसे अपनी बात करूं तो मैं जनरली ये वाला मेथड मैं जनरली प्रेफर करती हूँ, आपका अपना हो सकता है। अब रिवीजन जब करोगे, आपने प्लानर बना लिया, आपके दिमाग में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अगले रिवीजन की तैयारी। जी हां, पहला रिवीजन दूसरे रिवीजन की तैयारी होनी चाहिए। यानी जब आप दूसरी बार रिवीजन करेंगे, मैं अभी आपको 10 अप्रैल तक का प्लानर दूंगी, तो जो आखिरी का टाइम होगा, वो जो आखिरी के 20 से 25 दिन है, उसकी तैयारी हमें करनी है, इसकी तैयारी करनी है हमें अभी से।
उस समय हर चीज थोड़ी ना पढ़ने वाले हैं, पूरा पूरे इतने मोटे मोटे पोथी पत्रे नोट्स थोड़ी ना पढ़ने वाले हैं। उस समय पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उसी की तैयारी हम करेंगे। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आप उसमें स्टार मार्किंग है, टिक है, डबल टिक है, सर्कल है, ये सब करेंगे। जैसे मान लो मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा, मान लो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, मुझे रटा हुआ है, तो मुझे उसे दोबारा नहीं पढ़ना है। मैंने उस पर डबल टिक लगा दिया, मुझे पता है मेरे डबल टिक का मतलब है मुझे भी इसे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सब आता है ऑलरेडी। हाँ, लेकिन सपोज करो कि सेंट्रियोल में मैं कंफ्यूज होती हूं, मुझे इसे दोबारा पढ़ना है, मैंने स्टार मार्किंग लगा दी। कोई टॉपिक है जो मेरा बहुत ही टफ है, ये तो मुझे डबल बार पढ़कर जाना है, मैंने डबल स्टार लगा दिए। ये आपके अपने सिंबल्स हो सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि जब मैं सेकेंड टाइम रिवीजन करूंगा तो मैं कौन से टॉपिक को टच भी नहीं करूंगा, कौन से टॉपिक हैं जो मुझे पूरे पूरे पढ़ने होंगे, और कौन से टॉपिक हैं, चैप्टर्स हैं जहां पर मुझे कुछ कुछ चीजें आनी चाहिए, उनको सर्कल कर दो, उनको स्टार मार्किंग कर दो या उनको टिक लगा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले रिवीजन का टारगेट ये है, आपको 60-70% तक याद रहेगा और 20-30% जो लास्ट में पढ़ना है उसको हम छांट रहे हैं। अब मैं आपको एक प्लानर मेरी तरफ से दे रही हूं। अगर हम ये माने कि अभी जनवरी के 12-13 दिन हैं, फेब्रुवरी, मार्च और मैं 10 अप्रैल तक मान रही हूं, क्योंकि लास्ट के 20-25 डेज हमें चाहिएंगे फाइनल रिवीजन के लिए, यानी टोटल 81 डेज अगर हम माने। बायोलॉजी के अंदर टोटल 32 चैप्टर्स हैं, अब 4 चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं आपके, पहले 36 थे। एनवायरमेंटल इश्यूज पूरा डिलीट है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पूरा डिलीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डिलीट है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पूरा डिलीट है, मिनरल न्यूट्रिशन पूरा डिलीट है, 38 चैप्टर्स थे सॉरी, स्ट्रैटेजीज पूरा डिलीट है। तो ये चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, यानी अब हमारे पास 32 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। तो अगर मैं इन 81 डेज की और 32 चैप्टर्स की बात करूं, तो मैंने यहां पर आपको एक प्लानर दिया है कि कौन सा चैप्टर कितने दिन में रिवाइज करना है। आप इसको कॉम्बिनेशन में कॉम्बो आप बना लेना, सीरियल नंबर आप दे देना आपके हिसाब से। आप एक चैप्टर बॉटनी फिर एक ज़ूलॉजी, एक बॉटनी एक ज़ूलॉजी ऐसे भी कर सकते हो, मैं टोटल बायो की बात कर रही हूं। एक लंबा फिर छोटा चैप्टर, फिर लंबा फिर छोटा चैप्टर, ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ा हार्ड वाला फिर इजी वाला, फिर हार्ड वाला फिर इजी वाला, ऐसे भी कर सकते हो। तो आज आधा घंटा लेना, अपने आप के साथ बैठना, सोचना और इसको नंबरिंग कर देना, टेबल के सामने चिपका देना अपना प्लानर। डेट भी लिख सकते हो आप, कौन कौन सी डेट्स पढ़ेंगी, कब आप वीडियो देख रहे हो और कब से पढ़ना शुरू कर रहे हो। जैसे यहां पर जो बड़े चैप्टर्स है, अब आप इसे कैसे, या तो आप नोट से रिवाइज करो या आप स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से भी रिवाइज कर सकते हैं। बायो की बात करूं, या तो नोट्स या तो एनसीईआरटी, पर कॉम्बिनेशन में ही रिवीजन करना। तो 81 डेज का मैंने आपको रिवीजन का पूरा प्लानर दे दिया है, रिवीजन का उद्देश्य दे दिया है। मार्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी 20-25 दिन की तैयारी करनी है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा टाइम निकालना है। बहुत आराम से ये जो प्लानर मैंने दिया है इसमें आपका सिलेबस होगा, अगर आपने पहली बार ढंग से पढ़ा हुआ है। पहली बार अगर ढंग से पढ़ा हुआ है। मैं एक बात आपको और बोलूंगी, इस समय पर टाइम को सेव करने का एक और बहुत शानदार तरीका है कि आप मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई लगाइए। 10 जगह के वन शॉट्स मत देखो, 10 जगह के रिवीजन सीरीज मत देखो, जो एक आप फॉलो कर रहे हो उसी को पूरा फॉलो करो। वन शॉट भी आप तब देखिए जब आपको बैकलॉग क्लियर करना है, तो आप वन शॉट देखो, वरना रिवीजन तो आप एनसीईआरटी या नोट से ही कर लो। आप अपना समय खराब मत कीजिए, चाहे वो मैं लूं या कोई भी और ले। आप देखो कि आपको कौन सा सीरीज, कौन सा वीडियो, कौन सी चीज हेल्प कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। अगर आपने चैप्टर ऑलरेडी रेगुलर क्लासेस में जहां भी आप पढ़ रहे हो, जहां पर भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको दोबारा पूरे 5-6-7 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है। आप खुद से उसको फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, अगर बैकलॉग है तो बिल्कुल वन शॉट से उसे क्लियर करना है। तो आई होप कि ये बायोलॉजी में रिवीजन का तरीका आपको हेल्प करेगा। एनसीईआरटी को टारगेट बनाओ, वो बेस्ट है, पर अगर एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी है तो अपने नोट से ही रिवाइज करना है, कॉम्बिनेशन में रिवाइज करना है और रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना है। इस प्लानर को फॉलो हर हाल में करना है। मुझे रेगुलरली बताना चैट बॉक्स में कि आपका कितना % फॉलो होता जा रहा है।
और 10 अप्रैल के बाद हम फिर से बात करेंगे कि अब आखिरी के 20-25 दिन में दोबारा से कैसे पढ़ना है। आप यहां एक काम और कर सकते हैं कि जब आप पोस्ट रिवीजन कर रहे हैं, जब आप ये टिक मार्क्स वगैरह कर रहे हैं, तो अगर कोई बहुत डिफिकल्ट चीज आ गई है जो आपको लगता है कि यार ये तो मुझे याद ही नहीं रहती है, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम कितना भी याद कर ले हमें कभी याद नहीं रहता है, तो बिना आलस करे एक सेपरेट डायरी या रजिस्टर बना लीजिए और उसके अंदर उसे नोट कर लीजिए। अभी जरूर हो सकता है आपको 5 मिनट 10 मिनट लगे, आपको आलस आए, लेकिन ये आपको आखिरी के लिए तैयार करेगा। बस फटाफट से उन पॉइंट्स को हम देख लेंगे, ठीक है।